बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन क्लासेस। डियर यूनिकियन, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। जो एंटी टेस्ट सीरीज़ हमने स्टार्ट की उसमें आज हम डिस्कस करेंगे हमारा बुक 2 का जो प्रोग्रामिंग हम पढ़ रहे थे बुक 2 की, उसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10 जो कि हमारा लेक्चर नंबर 19 बनेगा। ठीक है जी। और चैप्टर नंबर 10 आप लोगों को पता है जी, इसका नाम इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट है। एज़ पर बोर्ड पॉलिसी, बोर्ड प्रोस्पेक्टिव से अगर हम देखें तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ आप लोगों को जितने भी कोड लिखने के लिए आएंगे उसके अंदर प्रिंट एफ और स्कैन एफ का यूज़ है। और अगर आप लोगों को ये दो मेन फंक्शंस, ये दो प्रॉपर जो एक डिफ़ाइंड फंक्शंस हैं, अगर आप लोगों को ये यूज़ करने नहीं आते तो हम कोई भी कोड जो है आपको पता है उसमें ना ही कोई इनपुट करवा सकते हैं और ना ही हम एज़ पर रिक्वायरमेंट उसमें से आउटपुट। मैं जब एंटी टेस्ट पढ़ाता हूँ तो मैं बच्चों को अक्सर कहता हूँ कि ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, ये ब्यूटी बॉक्स है। किसका? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। हर एक लैंग्वेज का एक ब्यूटी बॉक्स होता है। ठीक है सर, व्हाट डू यू मीन बाय ब्यूटी बॉक्स? मतलब आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आउटपुट जो होती हैं या डिस्प्ले है उसको ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, चैप्टर बिल्कुल माइनर सा है, छोटा सा है, बट इम्पोर्टेंसी ये है कि कोई भी कोड हमारा जो है उसमें वो पूरा नहीं होता विदाउट दिस फंक्शन। अच्छा, एक तो एंटी टेस्ट में आप लोगों को ये बात देखनी है कि जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे होते हैं कि आप लोगों को डिफरेंट किस्म की छोटे छोटे ना कोड्स आएंगे, सोर्स कोड आएंगे और उसके अंदर से एरर फाइंडिंग्स आएंगी, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बुक के अंदर काफ़ी सारे कोड दिए हुए हैं, जिनको आप स्टडी करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी वहाँ से भी क्लियर हो जाएंगी। एक ये चीज़ है। दूसरा, आप लोगों को एरर फाइंडिंग आ गई। जो दूसरी सेकंड चीज़ है इसमें वो ये कि आप लोगों को कोड आएगा और पूछा जाएगा जी बताइए इसकी आउटपुट क्या होगी। अब वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कोड होते हैं, बट छोटा सा कोई माइनर डॉट या कोई कॉमा या कोई चीज़ मिस होती है तो वहाँ से वो मिस्टेक्स होती हैं, या उन चेंजिंग्स की वजह से आपकी जो आउटपुट्स होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। ठीक है, और आपके जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने स्ट्रक्चर्स का लेक्चर सुना, स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस की, वो डेफिनेटली इसमें परेशान नहीं होंगे, क्योंकि कोड्स में जो डॉट, कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास, पैरेंथेसिस, डिलिमिटर्स और जो चीज़ जहाँ पे डिफाइंड होनी चाहिए वहाँ पे अगर है तो देन देयर इज़ नो इशू। इशू कब आएगा? जब आप लोग देखेंगे और आप उसको ग्रामेटिकली चेक नहीं करेंगे, आप कोई बैड लॉजिक उसके अंदर असाइन कर देंगे तो उसकी वजह से फिर एरर्स आती हैं। तो चैप्टर नंबर 10, दैट्स वाई इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ई कैट और फन गेट, बिकॉज आप लोगों को जो कोड आने हैं, अगर कोड्स के अंदर आप लोगों को इनके सिंटैक्स और स्ट्रक्चर्स नहीं आते तो आप डेफिनेटली उसके गलत आंसर लगाएंगे। तो इसलिए थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस, और आप लोगों को ये चैप्टर मैं पूरा का पूरा चैप्टर एंटी टेस्ट प्रोस्पेक्टिव से पढ़ाऊंगा और कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो नोट करवाऊंगा, कुछ एमसीक्यूज़ भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ताकि हमारी जो है ना वो आपको आइडिया भी हो जाएगी इसमें से एमसीक्यूज़ वगैरह आते किस तरह। ठीक है जी। चैप्टर नेम जो है वो है इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट। क्या है जी? इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये आप लोगों के पास आ गया इनपुट एंड ये आप लोगों के पास आ गया जी आउटपुट स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट्स का वर्ड यहाँ पे लगाया है, इसका मतलब बच्चों एक तो समझ लो ये असल में फंक्शंस हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट्स, इस आपको पता है प्रोग्राम के अंदर कोई भी लिखी गई जो चीज़ होती है वो एक स्टेटमेंट ही होती है। ठीक है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट का वर्ड यूज़ किया गया है। अब क्योंकि आपके इस चैप्टर्स के अंदर एस्केप सीक्वेंस भी हैं, इसके अंदर आप लोगों के फॉर्मेट स्पेसिफायर्स भी हैं, फिर फील्ड विड्थ स्पेसिफायर्स भी हैं, ये सारी चीज़ें, तो ये भी जो हैं वो स्टेटमेंट्स कहलाएंगी, इसीलिए इसको फिर हम स्टेटमेंट ही कहते हैं। अच्छा, अब इसमें से जो सबसे पहला जो है वो आ गया जी इनपुट। तो इनपुट भी एक फंक्शन, ठीक है, और ये आप लोगों के पास आउटपुट, तो आउटपुट भी एक फंक्शन ही है बच्चों। ये स्टोरी क्लियर है? अब हम देखेंगे कि इसमें हम वन बाय वन यूज़ कैसे कर सकते हैं, या इनमें कॉमन जो बातें हैं वो हम देख लेते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं आउटपुट। आउटपुट के लिए आपको पता है एक ही फंक्शन है, कौन सा? वो है जी प्रिंट एफ। ठीक है, कौन सा जी? प्रिंट एफ। तो प्रिंट एफ फंक्शन जो है बच्चों, ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, जब भी कभी लिखा हो इस तरह, लास्ट टाइम एक एमसीक्यू स्टूडेंट्स को आया तो उन्होंने सिर्फ लिखा हुआ था PRINT प्रिंट और आगे लिखा हुआ था एफ, तो उन्होंने बताया जी ये सही। अब हालांकि ये ऑप्शन ए है, लेट्स सपोज
तो आपके पास ऑप्शन बी भी थी, वो ये थी कुछ इस तरह PRINT और उसके अंदर ये थी। अब इसमें माइनर सी, अब दूसरी जो चीज़ है वो अब मैं आप लोगों को इसके अंदर बता दूं, वो ये इसके अंदर केस सेंसिटिव वाला मामला भी है। याद रखो ये जितने बिल्ट इन फंक्शन है ना सी के अंदर, वो प्रिंट एफ हो, वो स्कैन एफ हो, ये केस सेंसिटिव भी हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से पी कैपिटल कर दें या स्कैन एफ का एस कैपिटल कर दें, इस तरह नहीं है। याद रखिएगा इस तरह की माइनर सी मिस्टेक्स होती हैं जिससे आपका नंबर कट जाता है। वो नंबर कटता ही कटता है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग कॉन्सेप्ट है, वो उसके 5 नंबर गए ही गए, साथ एक नंबर पिछले जो करेक्ट आंसर उसमें से भी गया, तो आपको 6 नंबर का लॉस कर बैठते हैं। कोशिश ये करो, ये गलत है क्योंकि अप्रोप्रिएट आंसर आपके पास मौजूद है। अब अगर इसको हम प्रॉपर देखें, अगर आप इसको ऐसे कर दें पी कैपिटल और पी के बाद प्रिंट एफ और चाहे ये सही हो, तो ये जो ऑप्शन नंबर लेट्स सपोज सी है ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि ये की पी जो इसके अंदर है ये कैपिटल आ गया। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो एंट्री टेस्ट में आती हैं। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर आपको लग रहा होता है सही है, लेकिन उसमें कोई एक स्पेलिंग की गलत जो होता है ना, स्पेलिंग गलत होता है। ठीक है, जैसे मैं फ़िशिंग एक टेक्निक है हैकिंग की, उसके अंदर लेट्स सपोज लिखते हैं तो उसमें वो लिख देते हैं जी फेस BOOO के बुक। ठीक है, अब उसका जो पेज लेआउट है पूरा का पूरा वो सेम है। ठीक है, आप लोगों को ये FB फेसबुक का प्रॉपर नज़र आ रहा होगा सर, बस आपने यहाँ गौर नहीं किया और आप लोग जो ठीक है आप वहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर कर रहे हैं, वो यूज़र नेम पासवर्ड ऑटोमेटिकली जो है वो आपके हैकर के पास जा रहा है और वो उसी को दोबारा से प्रॉपर जो फेसबुक है, ठीक है, उसके अंदर लॉगिन करेगा और लॉगिन करके उसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यही वजह है कि बहुत ज़्यादा आप लोग जो ऑनलाइन कुछ साइट वगैरह या किसी चीज़ की तरफ जाते हैं तो अक्सर आपसे कहते हैं जी लॉगिन विद जीमेल, लॉगिन विद फेसबुक। तो हैकिंग टेक्निक्स भी उन्हीं टेक्निक्स को असल में यूज़ करके वो कर रहे होते हैं। तो बताने का मतलब ये कि ये वर्डिंग इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वर्डिंग का ख़ास ख्याल रखना है आप लोगों ने। अगर वर्डिंग में प्रॉपर हैं आप लोग तो फिर मिस्टेक्स के चांसेस ऑलमोस्ट 50-60% कम हो जाते हैं। फिर आगे टेक्निकल बातें आ जाती हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों के सामने ये लिखा हुआ है तो ये भी प्रिंट, क्योंकि हम जब इसको बुक में लिखते हैं एज ए रीडिंग तो हम इसको लिखते हैं, बेशक वो कैपिटल लिखें। ठीक है, वो लिखा होता है प्रिंट और प्रिंट के बाद ये PRINT प्रिंट और उसके बाद EFF। अच्छा, जब रीडिंग की बात हो रही हो तो ये करेक्ट है, बट व्हेन वो यूज़ इन प्रोग्रामिंग तो आप लोगों को जब प्रोग्राम के अंदर लिखा आएगा तो फिर आपको इसको कैपिटल ही लिखना है और उसके बाद स्मॉल ही लिखना है और उसके बाद ये कॉमास और ये ब्रैकेट पैरेंथेसिस सारा कुछ आपको लोगों को लगानी पड़ती है। अच्छा जी, तो ये तो आप लोगों के पास हो गया जी ये आपका प्रिंट एफ फंक्शन। तो प्रिंट एफ फंक्शन है क्या? पहली बात ये 2-3 बातें आप लोगों को मैंने क्लियर कर दी। इससे नेक्स्ट चीज़ जो देखते हैं वो ये कि ये एक आउटपुट फंक्शन है। ठीक है, और आउटपुट फंक्शंस क्या होते हैं? जो यूज़र्स के सोर्स कोड के रिजल्ट्स, यूज़र के सोर्स कोड के जो रिजल्ट्स होते हैं उनको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करते हैं। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर उन रिजल्ट्स को डिस्प्ले करवाने के लिए, प्रिंट करवाने के लिए हम जो यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं हमारे पास आउटपुट है। बिल्ट इन फंक्शन है और आउटपुट के लिए यूज़ होता है आउटपुट कॉल दी आउटपुट स्टेटमेंट्स, और वो तमाम स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब आप आगे लिख भी लीजिए क्योंकि ये जो वर्ड मैंने अभी बोला था इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट्स, तो ये जो वर्ड आउटपुट स्टेटमेंट है ये मैं आपको डिफाइन कर दूं जल्दी से। वो स्टेटमेंट जो हम प्रिंट एफ के अंदर लिखते हैं, यानी कि जो रिजल्ट्स आपने लेके आना है उसमें वेरिएबल्स भी आ गई, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स भी आ गए। ठीक है, जो डबल कोटेशंस में आप लोग लिखते हैं और वो एज इट इज स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होते हैं, असल में उन्हीं को ही हम आउटपुट स्टेटमेंट्स कहते हैं। ठीक है, और आउटपुट स्टेटमेंट्स याद रखो प्रिंट एफ स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट नहीं है। मैंने पहले बता दिया आप लोगों को, MCQs आता है, गलती होती है। जो प्रिंट एफ है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट नहीं है। प्रिंट एफ बेसिकली एक बिल्ट इन फंक्शन है। तो सर स्टेटमेंट क्या है बेटा? ये देखिए मैंने लिखा, लेट्स सपोज मैंने लिखा जी प्रिंट, ठीक है, प्रिंट एफ और उसके बाद मैंने लिखा जी वेलकम टू एंट्री टेस्ट प्रोग्राम। ठीक है, मैंने लेट्स सपोज ये लिख लिया यूनिक एंट्री टेस्ट प्रोग्राम, ये मैंने एक स्टेटमेंट लिख दी, डबल कोटेशन बंद, ये कॉमा। अब ये जो इसको मैं अगर डिफाइन करूं, और आप लोगों को पता है जी अगर ये स्टेट सेम लाइन है, क्योंकि आपको पता है ना 2 डिफरेंट वे हैं जिसमें हम प्रिंट एफ, बल्कि 3 डिफरेंट
स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें हम प्रिंट एफ यूज़ करते हैं। नोट कीजिए देयर आर 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, 2 क्योंकि वो इनिशियलाइजेशंस और कॉलिंग ऑफ वेरिएबल से लिंक्ड है, और एक ये होता है। आपको पता है प्रिंट एफ 2 काम कर रहा होता है क्या? अगर आप इसको लॉजिकली देखें तो ये एक ही काम कर रहा है, मतलब क्या आपकी लाइनों को स्क्रीन पे प्रिंट करवा रहा है। लेकिन समटाइम जब आप लोग इस तरह का कोई मैसेज प्रिंट करवा रहे होते हैं तो ये जस्ट डिस्प्ले करेगा इसको, ठीक है। तो ये एक टाइप होगी, ये जस्ट आपके इस मैसेज को डिस्प्ले करेगा। समटाइम हम ये कर रहे होते हैं कि जनाब आप यूज़र को कह रहे होते हैं, यूज़र के लिए आपने एक लाइन प्रिंट की प्रिंट एफ, और उसमें आपने यूज़र को कहा जी एंटर वैल्यू जो है वो एक्स की वैल्यू लेट्स सपोज एंटर कर दें, ठीक है। और ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स, इसके साथ फिर आप इसका जो इनपुट फंक्शन है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। जो भी डेटा टाइप होगी उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर और आगे उसका जो वेरिएबल होगा, लेट्स सपोज ये एक्स वेरिएबल है तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे भी ये करवा ये मैसेज ही डिस्प्ले रहा है। लेकिन जब हम इसको इस स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं तो आप लोग विद वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, विद वेरिएबल भी, और ये एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और ये दूसरा पॉइंट तो आप इसको विद आउट वेरिएबल्स भी, जैसे मैंने अभी विदाउट वेरिएबल भी यूज़ किया है, तो ये कोई आ जाता है, घबराना नहीं है। यहाँ पे सर यहाँ पे तो आपने एक्स लिखा नहीं है, दिस इज़ एक्चुअली ऑप्शनल, ये आपकी अपनी मर्जी होती है। तो एक तरीका वो है, एक तरीका ये है, एक तरीका और भी है जो कि आप लोग शायद समझेंगे कि ये तो गलत बात होगी। मतलब जब आप रिज़ल्ट प्रिंट करवा रहे होते हैं और रिज़ल्ट में लेट्स सपोज आप लोगों ने एक कोड लिखा जिसके अंदर आप लोगों ने सम लिखा, ठीक है, सम में आप लोगों ने लिखा जी x प्लस वाई जो भी। अब इन दोनों का रिज़ल्ट किसके पास पड़ा है? सम के। अब सम को आपने प्रिंट करवाना है तो आप लिखें जी प्रिंट एफ, ठीक है। तो प्रिंट एफ के बाद आप पूरा लिखने के बाद रिजल्ट इस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सम। ये एक तरीका है जिसमें हम वेरिएबल्स को कॉल करते हैं। यहाँ आप वेरिएबल्स को कॉल नहीं कर रहे होते, यहाँ आप इनपुट के लिए कॉल कर रहे होते हैं। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? यहाँ आप जस्ट मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो आपको मेथड समझ आए? ये इस तरह 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के साथ यूज़ होता है। अच्छा एक चीज़ और है, लेट्स सपोज आप लोग देखिए, मैंने एक वेरिएबल लिखा x और x को वैल्यू दे दी 6, मैंने एक वेरिएबल लिखा y को दे दी 9, और उसके बाद मैंने एक वेरिएबल लिखा p को मैंने वैल्यू दे दी 13। अब आप प्रिंट एफ में इनको प्रिंट करवाना है तो आप सिंपल लिखेंगे प्रिंट एफ, आप लिखेंगे द वैल्यूज़, जो भी आप स्टेटमेंट लिखेंगे पूरी स्टेटमेंट, वैल्यूज़ ऑफ गिवन वेरिएबल्स, ठीक है, गिवन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ जो है वो ये हैं। तो आप लगाएंगे बच्चों इक्वल टू स्टेटमेंट टर्मिनेटर। क्लियर हो गए? स्टेटमेंट टर्मिनेटर कह रहा हूँ, ये डबल कोटेशन आप लोगों ने लगा दी इसके ऊपर, उसके बाद ये कॉमा, यहाँ पे आपने देनी होती है असल में लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, आप नहीं देते और ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स लगा देते। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आप लोगों ने ये जो तीनों वेरिएबल हैं एक्स वाई और पी, अगर आप लोगों ने यहाँ मेंशन नहीं किए तो क्या प्रिंट ऑफ आपको रिजल्ट नहीं देगा? प्रिंट ऑफ तो रिजल्ट देगा क्योंकि उसने ये लाइन प्रिंट करनी है। लेकिन इन तीनों की जो तरतीब है, अगर आप इधर लिखेंगे मैंने लिखा x, उसके बाद मैंने लिखा y और उसके बाद मैंने लिखा p, इस स्ट्रक्चर के साथ इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट आएगा 6, 9 एंड 13, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग ये ना लिखें, इसको मिस कर दें, मैं अगर इसको रिमूव कर दूं, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे वेरिएबल मेंशन ही नहीं किए, तो फिर ये क्या करेगा? फिर ये जो तरतीब है आपके रिज़ल्ट की वो चेंज कर देगा। मसलन सबसे पहले आप लोगों के पास प्रिंट होगा 13, जो लास्ट वेरिएबल्स की रीडिंग होती है ना वो प्रिंट होता है। तो लास्ट वैल्यू क्या है? 13, तो यहाँ आ जाएगा 13। उसके बाद क्या है? 9, तो आ जाएगा 9। फिर क्या आएगा? 6, तो फिर 6। 9 इसलिए नहीं, 9 की पोजीशन इसलिए चेंज नहीं हुई क्योंकि 9 मिड में, अगर लिस्ट ऑफ वेरिएबल ज़्यादा हो गए तो डेफिनेटली 9 की भी, ये भी नहीं है कि मिड वैल्यू चेंज नहीं होती है, ऐसा कोई एमसीक्यूज़ है, ऐसा कोई एमसीक्यूज़ नहीं है। मिड वैल्यू चेंज होती है अगर लिस्ट ऑफ वेरिएबल ज़्यादा होंगे तो फिर, क्योंकि इधर से पढ़ें या उधर से, तो 9 सेंटर में, इसलिए अगर आप 4-5 वेरिएबल ले लें तो उस हिसाब से ये चेंज होता रहेगा। अब देखें प्रिंटफ जब आपसे वैल्यू मांग रहा है तो आप लोगों को लिए कॉलिंग एक मैसेज डिस्प्ले कर रहा है या बैनर डिस्प्ले कर रहा है तो उसके लिए ये टेक्निक है। जस्ट मैसेज देना है तो उसके लिए ये टेक्निक है। जब आप लोगों को रिज़ल्ट देना है तो विद वेरिएबल्स इस तरह रिज़ल्ट आएंगे, विदाउट वेरिएबल इस तरह रिज़ल्ट आएंगे, ठीक है। क्योंकि ये सारी गेम है मेमोरी की, और मेमोरी के अंदर जो वैल्यूज़ पड़ी होती हैं उठा के उसको उसने प्रिंट कर देना है। उसके बाद प्रिंटफ जो फंक्शन है इसके पार्ट्स कितने होते हैं बच्चों? अगर आपको टीचर ने पढ़ाए हैं नहीं है तो प्लीज़ लिखनी है एंट्री टेस्ट के लिए। प्रिंट एफ फंक्शंस के जो पार्ट होते हैं जनाब वो कितने हैं? वो 3 हैं। सबसे पहला प्रिंट एफ फंक्शन पार्ट नंबर 1, दूसरा स्ट्रिंग्स, ठीक है, जिसको स्ट्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं, और तीसरी होती है जी लिस्ट ऑफ वेरिएबल। प्लीज़ नोट कीजिए,
लिस्ट ऑफ वेरिएबल। ये प्रिंट एफ एज इट इज़ आना है। स्ट्रिंग आपको पता है अनचेंजेबल चीज़ें होती हैं, अनचेंजेबल थिंग्स, मैटर्स, डिस्प्ले, टेक्स्ट, और यहाँ पे लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स होता है जो मेमोरी के अंदर पड़े होते हैं और वहाँ पे आपने उसका रिजल्ट प्रिंट कराना है। तो 3 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं अगर आप इस स्टेटमेंट को यूज़ कर रहे हैं। अब आपको पढ़ाना क्या है जी, साथ आउटपुट स्टेटमेंट। ये तो हो गया आउटपुट फंक्शन। तो ये जो मैसेज बच्चों आ रहा है ना, ये मैसेज दिस वन एक्चुअली, इसको कहते हैं आउटपुट स्टेटमेंट। क्या कहते हैं? आउटपुट स्टेटमेंट। जल्दी से एक एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, जल्दी से एक एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। इसको सामने रखिए, मुझे बताइए इसके अंदर प्रिंट एफ फंक्शन कौन सा है जी? एग्जैक्टली जिन्होंने ये टिक कर लिया है ये प्रिंट एफ फंक्शन है, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर। और इसमें आउटपुट स्टेटमेंट कौन सी है? दिस पोर्शन एक्चुअली, ये वाला पूरा बॉक्स जो रेड के साथ है, ये बॉक्स जो है ये आप लोगों के पास आउटपुट स्टेटमेंट्स। इसी तरह फिर इनपुट फंक्शंस हैं, इनपुट स्टेटमेंट्स हैं। अच्छा, ये क्लियर हुआ। अब मैं आपको बता दूं कि आउटपुट स्टेटमेंट आपकी लैंग्वेज के अंदर हैं कितने, जो आपने डिफरेंट पोर्शंस के ऊपर पढ़े हुए हैं लेकिन आपको पता नहीं है। तो ये एमसीक्यूज आता है बच्चों ने, क्योंकि एक ही जो है उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा होता है तो बच्चे टिक करते हैं जी स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है, ठीक है। प्रिंट एफ जो है, या प्रिंट एफ को छोड़ दें बल्कि ऐसे कह लें कि जो आउटपुट के फंक्शंस हैं वो कितने हैं, बताइए जी जल्दी से अपने बेस्ट नॉलेज के मुताबिक। तो बच्चों आउटपुट के जो फंक्शन हैं वो 2 हैं। कितने हैं? 2। दोनों के नाम लिख लीजिए, दोनों का सेम काम है। बस एक फ़ाइल हैंडलिंग में यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे पास कोई बिल्ट इन वैल्यूज़ हमारे पास कोई ड्राइव्स पे पड़ी हैं, उनको हम एक्सेस करते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं, एक वहाँ यूज़ होता है, और एक नॉर्मली हमारे सोर्स कोड के अंदर यूज़ होता है। और सोर्स कोड में प्रिंट एफ फंक्शन कितने कितने पॉइंट और स्टाइल से यूज़ हो सकता है, ये ऑलरेडी डिस्कस विद यू। स्टोरी क्लियर है? आगे चलते हैं। तो हमारे पास जो है वो इसमें 2 हैं। एक है प्रिंट एफ जो आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है। तो आप लिखिए आउटपुट, नॉट आउटपुट स्टेटमेंट, आउटपुट फंक्शंस। कितने हैं बच्चों? आउटपुट फंक्शन 2 हैं। एक प्रिंट एफ जो कि आपने अभी पढ़ा, और एक होता है जी पुट सी, ठीक है। एक गेट सी वगैरह जो आप लोगों ने पढ़े हैं वो क्योंकि इनपुट के हैं वो उसमें डिस्कस होंगे। दोनों का काम क्या है? ये आपके जर्नल सोर्स कोड के अंदर यूज़ होता है, लिख लीजिए प्लीज़। और ये जो होता है बच्चों ये यूज़ होता है फाइल हैंडलिंग में। काम दोनों का सेम है। क्या? रिजल्ट्स, या मेरे ख्याल में बेहतर है रिजल्ट्स डिस्प्ले करवाने की बजाय अगर हम ये लाइन बच्चों लिख लें, यूज टू प्रिंट आउटपुट स्टेटमेंट्स, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छा नहीं हो जाएगा? आउटपुट स्टेटमेंट्स, ठीक है, ये लिख लें। जो बात ये एक ही है, इधर से देखें उधर से तो स्टोरी सेम है, कोई इशू नहीं है, वो नई बात इसमें नहीं है, ठीक है, एक ही कहानी है। ओके, अच्छा, उसके बाद जी प्रिंट एफ फंक्शन के बारे में कोई और वर्ड देख लीजिए। इट कैन बी डिस्प्ले टेक्स्ट, कॉन्स्टेंट्स, कॉमाज, इन्वर्टेड कॉमा, एनीथिंग। ये बल्कि वाहिद फंक्शन है प्रिंट एफ, जो मर्जी आप डबल कोटेशन में लिख दें। इसके अंदर स्पेलिंग, जो डबल कोटेशंस की बात हो रही है, जिसको हम स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स कहते हैं, ऐसी वैल्यूज़ जो एज इट इज़ डिस्प्ले। आपने जब कोड लिखा तो आपने देखा कि ये सारी की सारी लाइन जो होती है रेड हो जाती है। वो रेड क्यों होती है? कहा यह जाता है कि कंपाइलर के लिए बॉर्डर है, कंपाइलर इन डबल कोटेशन में नहीं आता। अब सर ये बात तो हमने कई बार हमें एकेडमी में सर ने पढ़ा दी, कॉलेज में पढ़ा दी, एंट्री टेस्ट में क्या, एंट्री टेस्ट में पूछा जाएगा बताइए जी स्ट्रिंग कांस्टेंट के या स्ट्रिंग कांस्टेंट कह लें या प्रिंट एफ फंक्शंस के अंदर बताइए न्यूमेरिकल वैल्यूज़ प्रिंट होती हैं, तो बच्चे सोच में पड़ जाएंगे। हालांकि बात तो ये जनरल है, होती हैं, कांस्टेंट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। एनी स्पेशल सिम्बल्स, यस यू कैन यूज़, यू कैन प्रिंट एनीथिंग, ठीक है, जो आप अपने कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं वो तमाम चीज़ें आप अपने प्रिंट एफ फंक्शंस में यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, ठीक है। अब वो कोई डॉलर साइन दे दे, बताया जी मैंने बाय यूजिंग प्रिंट एफ फंक्शन आई वांट टू प्रिंट दिस डॉलर साइन ऑन द स्क्रीन, तो आप कहें सर, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर स्पेशल सिम्बल्स आर नॉट यूजेबल इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यस, बट पोर्शंस हैं। तो स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स जो कि प्रिंट एफ के अंदर जिनको हम आउटपुट स्टेटमेंट्स कहते हैं, वो उस पर आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नोट कीजिए, आपका मसला ही सॉल्व, कीबोर्ड पे हर वो चीज़ जो जिसका बटन मौजूद है वो आप कर सकते हैं, ठीक है जी। इट कैन डिस्प्ले टेक्स्ट, कॉन्स्टेंट, वैल्यूज़, वेरिएबल्स, और उसके बाद जो इट इज़ ऑल्सो लाइब्रेरी डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, ये लाइब्रेरी फंक्शंस। मैं ना इसके बारे में कोई की पॉइंट्स आपके लिए बनाए, मैं आपको नोट करवा दूँ। ज़रा सारे बच्चे हेडिंग दीजिए जी की पॉइंट्स, ठीक है। कुछ की पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग प्रिंट एफ, स्कैन एफ, तो इसको हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। पहले आप की पॉइंट्स देखें प्रिंट एफ के, वो नोट करें जी। वो क्या जी?
प्रिंट एफ फंक्शन जो है ये लाइब्रेरी बिल्ट इन फंक्शन है। अच्छा सर कोई नई बात बता दी आपने, एग्जैक्टली बच्चों ये एक लाइब्रेरी, अच्छा सर लाइब्रेरी बिल्ट इन फंक्शन तो है बिकॉज हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते तो वो तो है। अच्छा कौन सी लाइब्रेरी में, सबसे पहली बात MCQs, नेक्स्ट MCQs, ये जनाब stdio.h इस लाइब्रेरी का फंक्शन है, ठीक है। आप लोगों के पास जो स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट डॉट हेडर इस लाइब्रेरी का ये फंक्शन है, ये आपको पता होना चाहिए। और हाँ जो आपका वो scanf है वो, अच्छा सर पुट सी दिस वन, क्योंकि ये नया वर्ड नहीं है, ये आपके चैप्टर नंबर 14 के अंदर फाइल हैंडलिंग में यूज्ड है। तो सर पुट सी जो है, यस पुट सी इज़ ऑल्सो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस, आप इसको यूज़ कर सकते हैं ये दोनों। अच्छा ये पॉइंट हो गए दो। तीसरा पॉइंट देखिए वो क्या है जी, इसके अंदर प्रिंट एफ फंक्शंस में यू कैन यूज़ इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई नई बात नहीं है इसके अंदर। हम नेक्स्ट पॉइंट्स के ऊपर देखते हैं जी। वी हैव टू इंक्लूड stdio.h, ठीक है, जो हमने कोई भी फाइल अगर उसके अंदर इसको यूज़ करना है तो हम इसको उसमें यूज़ करेंगे। अच्छा जी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज टू प्रिंट द करैक्टर, स्ट्रिंग, फ्लोट, इंटीजर, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल्स, एनीथिंग ऑन द आउटपुट स्क्रीन। स्टोरी क्लियर होगी, ठीक है। अगर आप कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड पे तो हेक्साडेसिमल नोटेशंस या हेक्सा या ऑक्टल इस तरह की वैल्यूज़ नहीं होती, बट मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग के अंदर आप कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं, ओके। उसके बाद हम इसको डिफरेंट किस्म के फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के साथ यूज़ करते हैं। उसके बाद बेटा इसके साथ मैंने और जो पॉइंट इसमें ये कि ये केस सेंसिटिव है, आपने इसका ज़रा ख्याल रखना है इसको यूज़ करते वक्त, ठीक है। और इसका जो सिंटेक्स है वो मैंने आपको बता दिया है कि इसका सिंटेक्स क्या क्या है, जिसको आप लोगों ने फॉलो करना है जब आप इसको यूज़ कर रहे होंगे। अच्छा जी, उसके बाद आप लोगों के पास आ गया जी प्रिंट एफ के साथ यूज़ होने वाली जो मेन चीज़ें हैं बच्चों, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। लेकिन मेरे ख्याल में उससे पहले हम इनपुट फंक्शंस को भी पढ़ लें ताकि हमारे वो पॉइंट्स भी क्लियर हो जाएं। तो सारे बच्चे ज़रा हेडिंग दीजिए इनपुट फंक्शंस। अब इनपुट फंक्शंस एंड इनपुट स्टेटमेंट इज़ द सेम थिंग? नो, दे आर एक्चुअली डिफरेंट मैथड्स। जो लाइनें आप लोग scanf के साथ लिखते हैं, जैसे ये scanf है तो इसमें आप लोग डबल कोटेशन कॉमा, उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल एड्रेस, ठीक है, एड्रेस ऑपरेटर भी उसको कहते हैं वो, और फिर आप लोग लिखते हैं लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। ये स्टोरी क्लियर है। और ये आप बंद करेंगे ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ये आपका scanf फंक्शंस है। अब scanf फंक्शंस के बारे में पहले की पॉइंट्स लिख लें, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। इसके की पॉइंट्स की हेडिंग बनाएं, फिर मैं आपको उसको डिटेल में पढ़ा भी देता हूँ। scanf फंक्शन जो है ये यूज़ होता है टू रीड करैक्टर, स्ट्रिंग्स, नोट करते जाएं। ये क्या करता है जी, ये आपसे करैक्टर रीड करवाने के लिए या आपसे स्ट्रिंग रीड करवाने के लिए, नंबर्स रीड करवाने के लिए, इन सारे कामों के लिए आप लोग यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। एनी करैक्टर, नंबर, स्ट्रिंग्स और एनीथिंग फ्रॉम द कीबोर्ड, ठीक है। आप लोग कीबोर्ड से कोई भी वैल्यू जो होती हैं आप इसमें यूज़ करवा सकते हैं। और उसके बाद ये करता क्या है ये फंक्शन, क्योंकि इसके साथ भी आप वही बातें डिस्कस करेंगे, ये भी एक बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शन है। क्या है? बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, ये बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शन, तो सर कौन सी लाइब्रेरी? stdio.h, ये इसकी हेडर एक्सटेंशन, असल में ये इतना ही होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट का फंक्शन है और आप किस काम के लिए यूज़ करते हैं, ओके। उसके बाद ये देखिए जी, आप इसके साथ कौन कौन से वेरिएबल्स या कौन कौन से स्ट्रिंग्स, क्या क्या फॉर्मेट्स, एवरी फॉर्मेट्स इज़ वैलिड फॉर दिस, ठीक है। कोई भी फॉर्मेट स्पेसिफायर हो, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, हमने इसको मुश्किल नहीं करना। कोई भी फॉर्मेट स्पेसिफायर हो, कोई भी आप लोगों के पास फील्ड विड्थ स्पेसिफायर हो, anything which you want to use, you straightforward you can use, any string हो, ठीक है, any constant हो, कोई भी वैल्यू जो है उसको आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। बट देर आर फ्यू लिमिटेशंस, आपको इसके फॉर्मेट्स का खास ख्याल रखना पड़ना है। मसलन आप लोग सबसे पहले लगाएंगे scanf, तो दिस वन इज़ बिल्ट इन फंक्शन, इसका पोर्शन भी पढ़ लें। तो बिल्ट इन होगी बात, आप इसको कह लें कि ये जनाब एक फंक्शन है। उसके बाद ये जो सारी की सारी से है ना, इसको हम कहते हैं ये इसकी इनपुट स्टेटमेंट है। क्या है? इनपुट
स्टेटमेंट, इसीलिए आपके चैप्टर का नाम भी इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट। अच्छा, इसके अंदर ये वाला जो होता है, ये पोर्शन होता है जी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। ठीक है, ये किसके लिए होता है? फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, या आप कह लें इसके साथ हम जो है वो कोई भी वेरिएबल आपने जो यूज़ करना है, जिसकी डेटा टाइप आपने पीछे डिफाइन की है वो। और उसके बाद बेटा ये वाला जो पोर्शन है, ये जो मैंने वेरिएबल एड्रेस का वर्ड लिखा है, इसके साथ आपको एंड साइन लगाना है। और यहाँ पे आपने लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड साइन के साथ, मतलब आपने वेरिएबल यूज़ किए हैं एक्स एंड वाई एंड पी, तो आप यहाँ पे उसको लिखेंगे एंड एक्स एंड वाई एंड पी। ठीक है, आपको एड्रेस के साथ वो वेरिएबल्स भी लिखने होते हैं। ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स हैं। ये हिस्टोरिकली पॉइंट्स क्लियर हुए आप लोगों को? ठीक है, तो जो आप लोगों के पास जो प्रिंट एफ फंक्शंस के अंदर लिमिटेशंस हैं, मतलब जो की पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे इसके ऊपर अप्लाइबल हैं, यू कैन यूज़ देम ओवर हियर। बट लिमिटेशंस क्या हैं कि आप इन वैल्यूज़ को आगे पीछे नहीं कर सकते। प्रिंट एफ के अंदर लिमिटेशंस इसलिए ज़्यादा नहीं उसमें क्योंकि वो डबल कोटेशन एंड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स का कॉन्सेप्ट है, और डबल कोटेशन में आप फिर जो मर्जी लिखते रहें। ठीक है, इसलिए देयर इज़ नो लिमिटेशन। यहाँ अगर आप लोगों के पास वो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की जगह है तो आप फॉर्मेट स्पेसिफायर ही लिखेंगे, आप कोई और वैल्यू स्पेसिफाई नहीं कर सकते, अदरवाइज़ क्या आएगा, डिफरेंट किस्म की एरर्स आएंगी आप लोगों के पास। ठीक है जी, और उसके बाद आपको पता है जी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की अगर हम बात करें तो अच्छा, इसकी टेक्निकली इसके अंदर एक और बात है वो भी नोट कर लें, वो ये है कि ये जो एंड साइन है ना बच्चों, ये इसके बारे में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, वो ये कि सर ये है क्या, अब एक्चुअली ये करता क्या भाई, स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका पहले तो नाम देखें, ये एक पॉइंटर है। क्या है? पॉइंटर। और ये पॉइंटर करता क्या है बच्चों, ये आपके पास आ गई मेमोरी, और ये आ गई मेमोरी की लोकेशंस। फर्ज करें ये 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 एंड सो ऑन। ठीक है, ये जिस तरह की आपकी मेमोरी होगी n n एंड n, ये हो गए इसके एड्रेसेस, ये हो गए मेमोरी के सेल। ठीक है, ये मेमोरी का एड्रेस और ये मेमोरी सेल। ओके, अच्छा, ये आप लोगों ने वेरिएबल लिखा x y एंड p, तो यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ आ जाएगा y, यहाँ आ जाएगा p, और आपने x y और p को वैल्यू दी, x को वैल्यू 9, y को वैल्यू 13 और p को वैल्यू लेट्स सपोज 6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की वैल्यू देखिए 9, यहाँ पे क्या आ जाएगा y की 13, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। तो ये आप लोगों ने यहाँ पे चीज़ें कितनी पढ़ी, 4-5 चीज़ें पढ़ ली। क्या? मेमोरी के एड्रेसेस, ये मेमोरी के सेल, और ये जो वैल्यूज़ हैं सर इनको क्या कहते हैं, क्या ये भी मेमोरी सेल है? नहीं जनाब, ये होते हैं मेमोरी कंटेंट्स। ठीक है, ये मेमोरी के कंटेंट्स होते हैं, या वैल्यूज़ आप इनको कह सकते हैं, मेमोरी वैल्यूज़। और ये जो हैं x, ये होते हैं असल में नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। पहली लोकेशन 0 0 0, उसका नाम क्या है? x। तो नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन जो हैं बच्चों, उन्हीं को तो हम कहते हैं क्या? वेरिएबल्स। तो सर आप वंस अगेन वेरिएबल्स क्यों पढ़ा रहे हैं? क्यों? क्योंकि जब आप लोगों ने लिस्ट ऑफ वेरिएबल स्पेसिफाई करनी है एंड साइन के साथ x, तो ये जो एंड साइन है ये करता क्या है, ये असल में आपकी मेमोरी में आपका वेरिएबल्स कहाँ पड़ा है उसको पॉइंट आउट करता है। क्लियर है? मतलब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है जी 9, वो मेमोरी में कहाँ पड़ी है? मेमोरी के अंदर। तो मल्टीपल, क्योंकि ये है ये रैंडमली एक्सेस मेमोरी है। ऐसा तो नहीं है कि आपके सारे के सारे सेल को किसी सीक्वेंस में वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अब रैम ने वो रैंडमली वैल्यू चेंज कर रही है, रैम के अंदर डिफरेंट स्टाइल से वैल्यूज़ इन हो रही हैं और डिफरेंट स्टाइल से आउट हो रही है। सम टाइम कोई लोकेशन है, जैसे आप लोगों ने डी रैम और एस रैम कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो डायनामिक मेमोरी तो हर थोड़ी देर बाद करंट लेती है और रिफ़्रेश करती है। तो सर हमने जो वैल्यूज़, जो वेरिएबल्स मेमोरी की तरफ भेजे, तो जैसे मेरे कंप्यूटर ने विद इन फ्यू सेकेंड्स रिफ़्रेश किया तो सारे कॉन्टेंट्स हिल जाएंगे। अगर तो हर बार ऐसा होता रहे, ठीक है, सारे कंटेंट रिफ़्रेश होते रहें बार बार, तो आपके कंप्यूटर का प्रोसेसर सिर्फ उन वैल्यूज़ को ढूंढने में लगा रहे, और आपका पूरा का पूरा कंपाइलर यही देखता रहे कि अच्छा मेरे वेरिएबल्स, मेरी वैल्यूज़ गई कहाँ। तो ये जो एंड साइन है ये वो पॉइंटर है जो जिसको एक्चुअली पता होता है कि आपकी वैल्यू जो मेमोरी में पड़ी है, या जिस वेरिएबल्स को आप कॉल करने लगे हैं, या जिसकी आप इनपुट यूज़र से लेने लगे हैं। क्योंकि आपने जब इसको प्रिंट एफ के साथ यूज़ करना है, इट्स मीन कि आपने इसकी वैल्यूज़ भी इनपुट करवानी है यूज़र से। ठीक है, तो इसको पता होता है कि जनाब ये, इसीलिए इसको ये एंड साइन यूज़ किया जाता है ताकि आप वैल्यूज़ यूज़र से ले सकें। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक एन पॉइंटर यूज टू पॉइंट द वेरिएबल्स इन द मेमोरी लोकेशंस। ठीक है, आप लोगों से ये भी पूछे, और इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में वही कहते हैं कि ये एक लॉजिकल एड्रेस है मेमोरी का जो वैल्यूज़ फाइंड आउट करता है। राइट नाउ क्लियर? अब इसमें से कोई भी पॉइंट आ जाए और बताइए जी एंड साइन की वर्किंग क्या है, तो आपको पता है कि एंड साइन की वर्किंग विद इन वेरिएबल्स होती है। बस इसने वेरिएबल्स को पॉइंट आउट करना होता है।
अच्छा जी, और उसके बाद अगर हम की पॉइंट्स की बात करें तो वो ऑलरेडी उसमें से काफ़ी सारे डिस्कस हो चुके, ठीक है, और इसका जो सिंटैक्स है वो भी आप लोगों को मैंने क्लियर करवा दिया। वेरी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हैं जी कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, ठीक है, जिनका जिक्र भी हुआ है। इनकी लिस्ट है एक फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की, वो देखते हैं जो कि जनरली यूज़ होगी, जिससे MCQs आ सकते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं जनाब फील्ड विड्थ स्पेसिफायर्स। इनकी की पॉइंट्स क्या हैं, आपको पता है जी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं? ज़रा देखिए, बुक खोलिए, ज़रा पढ़िए एक लाइन, ठीक है। अगर आपने बुक सामने रखी हुई है एंट्री टेस्ट की, या आपके पास बोर्ड वाली बुक भी सामने है, तो वो खोलिए, देखिए फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते क्या हैं। असल में आपकी रिक्वायरमेंट्स, मतलब योर रिक्वायर्ड फॉर्मेट्स, उसको जो स्पेसिफाई करते हैं, फिक्स करते हैं इन प्रोग्रामिंग, उनको कहते हैं जी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। तो हमारे पास जो जो इसके फॉर्मेट स्पेसिफायर, देखिए ज़रा, कहते हैं जी ये एक स्ट्रिंग है। अब ये पॉइंट लिखें, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को हम दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कहते हैं कि ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है जी। अब स्ट्रिंग क्या होती हैं? ऐसी वैल्यूज़ जो चेंज नहीं होती, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स आ गए। ये एक स्ट्रिंग्स हैं जो कि स्पेसिफाई करती हैं फॉर्मेट्स को, ओके, और वो उसी हिसाब से हमें स्क्रीन पे नज़र भी आते हैं। और इसके लिए जो पोर्शन है बच्चों वो दो हैं, पॉइंट, परसेंटेज का साइन हमेशा आएगा, एंड दूसरा जो ये कोडेड एंड कंट्रोल वर्ड्स आप लोगों ने अगर पढ़े हुए हैं, /n, ठीक है, /t वगैरह, ये एस्केप सीक्वेंस, तो उसी तरह से ये भी, इसके भी दो पोर्शन है, एक परसेंटेज का साइन और दूसरा जो होगा वो रेलिवेंट करैक्टर होगा। अब रेलिवेंट करैक्टर किसके साथ है, ज़रा रिकॉल करें डेटा टाइप्स को, ठीक है। अगर आपने डेटा टाइप वाला मेरा लेक्चर सुना, नहीं सुना तो बुक सामने रखें, चैप्टर नंबर 9 निकालें, डेटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट, चैप्टर नंबर 9 के पेज नंबर 4 के ऊपर लिखा हुआ है बड़ा बड़ा डेटा टाइप क्या क्या। सबसे पहले इंट, तो भाई जो इंट है, अब इंट की फिर टाइप्स हैं कौन सी, शॉर्ट एंड लॉन्ग। अब आपको पता है इन सब के लिए हम एक ही यूज़ करते हैं, %d एंड %i। तो सर व्हाट इज दिस, व्हाट इज d एक्चुअली? d मीन डेसिमल, घबराना नहीं, और इंटीजर भी डेसिमल ही होते हैं, ठीक है। वो वाली वैल्यू जो 0 से 9 हम पढ़ते हैं, इनको हम इंटीजर भी कहते हैं, डेसिमल भी कहते हैं। अगर आपको नहीं पसंद तो भैया %i यूज़ कीजिए, नो इशू, आपको कोई नहीं मना करेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डी, वाई वो यूज़ डी। जैसे आप लोग डेटा टाइप लेते हैं, दैट्स वाज फ्लोटिंग वैल्यूज़ या फ्लॉट, तो इसके लिए आपको पता है आप लेते हैं परसेंटेज क्या, f, तो इसकी आगे आगे जो डबल, तो डबल के लिए भी परसेंटेज f ही है, आगे आगे लॉन्ग डबल, तो लॉन्ग डबल के लिए परसेंटेज LF, ठीक है। अब ये उसी हिसाब से चेंज होते जाएंगे जो जो फॉर्मेट्स आते हैं, लेकिन हर फॉर्मेट्स पे अगर आप गौर करें तो वो दो का हिस्सा है, एक परसेंटेज, एक करैक्टर्स। तो ये कंट्रोल करैक्टर होता है, ठीक है। रेलिवेंट करैक्टर को हम दूसरे लफ्ज़ों में कंट्रोल करैक्टर भी कहते हैं। और ये होगा क्या, हमारी डेटा टाइप के हिसाब से होगा, जिस तरह की डेटा टाइप आप अगर आप डेटा टाइप ले रहे हैं करैक्टर, तो परसेंटेज क्या आएगा, बोलिए? हाँ एग्जैक्टली सही बोला आपने, %c, ठीक है, उसके लिए %c। अब इसके साथ एक और पढ़ाते हैं, अगर आप गौर करें, %s, ये क्या है? ये तो आपने कभी यूज़ नहीं किया भाई, ये है स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग क्या है, वो वैल्यू, स्ट्रिंग स्टेट फॉर्म में बताऊँ, ऐसी स्टेटमेंट जो कॉम्बिनेशन होती है मल्टीपल वर्ड्स का। मेरी हैंड राइटिंग पर रहे ना तो पढ़ लिया, फिर हमने एंट्री टेस्ट साथ साथ सुनते भी जाए। ऐसी स्टेटमेंट्स जो कि कॉम्बिनेशन होता है किसका, मल्टीपल करैक्टर्स का, तो उसको हम कहते हैं, वो हमारे पास एक स्ट्रिंग है। इस तरह के लिए फिर हम %s यूज़ करते हैं। हमारे पास कोई लिस्ट बस यही थे जो आप लोगों के साथ डिस्कस करने थे, %c, %d, %f, %i। कोई और रह गया हो तो मेरा नंबर मौजूद है, मुझे कॉल कर लीजिएगा, किसी की समझ नहीं आती तो वो भी आपके साथ डिस्कस हो जाएगा, ओके। उसके बाद हम चलते हैं जी नेक्स्ट पोर्शन के ऊपर। आपको पता है ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं ये किस किस फंक्शन में यूजेबल है, देखें ज़रा। अच्छा, कितनों के साथ, 2 के साथ, ठीक है जी, 2 बिल्कुल करेक्ट बोला आपने। कौन कौन से 2 फंक्शन? यस, अगर आप में से किसी ने ये बोला कि ये जनाब प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ दोनों के साथ यूजेबल हैं तो बिल्कुल ठीक है, MCQs है, हमें पता होना चाहिए। आपको पता है इसको हम स्कैन एफ में तो कहाँ यूज़ करते हैं, वो आपको पता है, इसकी बिल्कुल पहली पोजीशन है। और
इसको हम जब प्रिंट एफ में यूज़ करते हैं तो वहाँ आपको पता है हम इसके रिजल्ट स्पेसिफाई करने के लिए इसको भी लगाते हैं। बहुत सारे बच्चे साहब मेरा कोड बिल्कुल सही है, रन भी होता है, कंपाइल भी होता है, मेरा रिज़ल्ट नहीं आता। तो रिज़ल्ट क्यों नहीं आता? क्योंकि आपने उसका जो प्लान है, जो उसका फॉर्मेट है, वो क्लियर नहीं किया। जब तक आप वो क्लियर नहीं करेंगे आपका रिज़ल्ट आएगा भी नहीं। तो रिज़ल्ट को स्क्रीन पे लाने के लिए आपको उसका फॉर्मेट, तो फिर हम इसको प्रिंट एफ में विद आउटपुट स्टेटमेंट भी यूज़ करते हैं। बात क्लियर होगी आप लोगों को? उसके बाद हमारे पास आ गया जी फील्ड विड्थ स्पेसिफायर्स। क्या आ गया जी? फील्ड विड्थ स्पेसिफायर। अच्छा, फील्ड विड्थ स्पेसिफायर्स आपको पता है जी, जो आपकी आउटपुट स्क्रीन है, आपके समझाने के लिए, वैसे लॉजिकली बात भी यही है, आपके समझाने के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो मैं कहता हूं जी ये मेरे पास मेरी आउटपुट स्क्रीन है, ये आउटपुट स्क्रीन। अब इस आउटपुट स्क्रीन को अगर हम डिवाइड कर लें बच्चों कॉलम्स में, दिस वन, दिस, ये मैंने कॉलम्स में इसको डिवाइड कर लिया, ठीक है। और मैं अगर ये कहूँ कि इसका हर कॉलम जो है उसको हम एक फील्ड कहते हैं, तो ये गलत तो नहीं है ना? हम पिछले कई डेटाबेस के चैप्टर्स में ये बातें पढ़ के आए, तो ये एक फील्ड है। अच्छा, अगर लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक नंबर है 786, तो मुझे बताइए ये कितनी फील्ड्स हैं? 1 2 3, कितनी होगी? 3 फील्ड्स। अच्छा, अब इसकी विड्थ अगर मैं पूछूं, विड्थ मीन चौड़ाई, तो इसकी जो चौड़ाई है वो 3 फील्ड विड्थ है। तो फिर इससे वर्ड क्या बना? वर्ड बना जी फील्ड, उसके बाद विड्थ, आगे भाई वही मशहूर ज़माना वर्ड स्पेसिफायर, जो आपकी आउटपुट स्क्रीन को अकॉर्डिंग टू योर रिजल्ट्स उसकी जो फील्ड की विड्थ को स्पेसिफाई करते हैं, दे आर कॉल्ड फील्ड विड्थ स्पेसिफायर। ठीक है सर, हमने तो इसका नाम पहले भी सुना हुआ है, लेकिन ये बात आपने पहले नहीं सुनी हुई, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये है क्या। स्ट्रेट फॉरवर्ड एक पॉइंट आप लोगों के पास जिसको आपने नोट किया। उसके बाद आप जब इसको स्कैन एफ में तो ये यूज़ नहीं होते, ये भी क्लियर कर लें, ठीक है। पहली बात कि ये जो आपके पास इनपुट फंक्शंस हैं उसके अंदर ये यूजेबल नहीं है। सर इनपुट स्टेटमेंट्स के साथ यूजेबल हैं, बताइए ज़रा। अच्छा सर, इनपुट फंक्शंस में तो नहीं यूजेबल, तो इनपुट स्टेटमेंट्स में यूजेबल हैं। भाई वो स्टेटमेंट जो इनपुट फंक्शन के साथ यूज़ होती है उसी को तो हम इनपुट स्टेटमेंट कहते हैं। तो अगर ये इसके साथ यूजेबल नहीं है तो हम उसको वहाँ लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, ठीक है। ये दोनों पॉइंट हैं आप लोगों के पास, ये नॉट यूजेबल विद दिस, इसमें से कोई बात भी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। एम्प्टी टेस्ट में पहला पॉइंट, ये 2 पॉइंट, तीसरा पॉइंट और नोट कीजिए, ये यूज़ होता है सिर्फ और सिर्फ आउटपुट फंक्शंस के साथ। और आउटपुट फंक्शंस में ये बिल्कुल उस पॉइंट पे बैठा होता है जहाँ कंपाइलर आपको रिजल्ट देने लगता है, बिल्कुल उसी पॉइंट पे। मतलब आप लोग देखा ना, आप लोग जब लिखते हैं जी प्रिंट एफ, आपके अंदर रिजल्ट इज दिस, डबल कोटेशन कॉमा, यहाँ पे आप लोग लगाते हैं इज इक्वल टू, ऐसे ही है, और इज इक्वल टू, और ये कॉमास, ये जो इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, यहाँ आप लगाते हैं जी परसेंटेज। लेट्स सपोज अगर मैं इसका ही लिखूँ आपके सामने तो वो आएगा 3i, या ये इसको हम लिख सकते हैं परसेंटेज 3d, ठीक है। ये कॉमास बंद हो गए, फिर आप कॉमास लगाएंगे और फिर आगे आप उसी हिसाब से वेरिएबल्स लिख देंगे, ये स्टेटमेंट। तो ये सिर्फ यहाँ यूज़ होते हैं बस। क्यों? क्योंकि इन्होंने सिर्फ आउटपुट्स, क्योंकि इस चैप्टर का नाम भी क्या है, इनपुट एंड आउटपुट, तो ये आउटपुट फंक्शन के साथ यूजेबल हैं, इनपुट के साथ इनकी कोई यूजेबिलिटी नहीं होती, ठीक है। अच्छा, आगे ये हैं क्या क्या सर? बेटा ये देख लें, ये आपके पास इस तरह आ जाते हैं, इनको हम इंटीजर डाटा टाइप्स के साथ भी यूज़ कर लेते हैं, लिख लें पॉइंट। इनको हम करैक्टर डेटा टाइप के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, इनको हम फ्लोटिंग के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं ज़रा रिकॉल कर दूं जी, बिल्कुल कर देते हैं जी। यहाँ पे परसेंटेज 3d, यहाँ पे ये आ जाएगा परसेंटेज 4c, यहाँ पे ये आ जाएगा परसेंटेज 7.4d। ये थोड़ा सा लॉजिकल है, अगर आपने पढ़ा है, नहीं तो इसको रिकॉल करते हैं। मसलन परसेंटेज का साइन एज इट इज़ आएगा, आ गया, ठीक है। ये 7 है, ये टोटल नंबर बताएगा, मसलन जिसमें नंबर है आप लोगों के पास 14.4567 नंबर टोटल गिनिए ज़रा। इनका फील्ड विड्थ लिखा मैंने, नंबर क्या है जी? 1 2, डॉट इज़ अ वैलिड डिजिट, बिकॉज डॉट ने यहाँ एक पूरी फील्ड लेनी है, ये है फील्ड विड्थ, ठीक है। तो डॉट एक वैलिड डिजिट है,
कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, कोई चीज़ है तो क्या वो वैलिड है? जी बिल्कुल है, क्योंकि हर चीज़ डिस्प्ले होने के लिए प्रॉपर फील्ड लेती है। ओके, तो ये आप लोगों के पास आ गया जी 1 2 3 4 5, ये आप लोगों के पास आ गया 6 और ये आ गया 7। तो टोटल तादाद कितनी है बच्चों? 7। यस, दैट्स वाई दिस 7 एक्चुअली आई यूज्ड ओवर हियर, ये 7। अच्छा, उसके बाद पॉइंट के बाद कितने हैं जी? पॉइंट के बाद 4 हैं, इसीलिए मैंने लगाया पॉइंट और उसके बाद लगाए 4 और उसके बाद डी। बताइए ज़रा इसमें मिस्टेक क्या हुई? हाँ एग्जैक्टली, इसके अंदर डी नहीं है, ये क्या आएगा? एफ आएगा, क्योंकि ये इसकी डेटा टाइप क्या है? फ्लोटिंग है। तो ये मिस्टेक्स एमसीक्यूज में आ सकती हैं। आप लोगों ने देखना, अच्छा ये तो सर ने बताया था कि 7 टोटल होते हैं और इतने, ये तो लगाएं इसको, ये भी देखना है। ठीक है, परसेंटेज एफ क्या है? परसेंटेज सी तो नहीं है, परसेंटेज डी तो नहीं है, परसेंटेज एल डी तो नहीं है, पीछे डेटा टाइप आपने फ्लॉट रखी हुई है, वो लॉन्ग डबल है ही नहीं। दिस इज़ एक्चुअली एंट्री टेस्ट। मैं वंस अगेन कहता हूँ, मुश्किल नहीं है, बस आंखें खोलने का नाम एंट्री टेस्ट है। आपने अगर एक एक स्टेटमेंट पढ़ के और इन्हीं बातों को गौर करके, जो बातें आप डिस्कस कर रहे हैं, जो आप अपने पिछले टीचर्स के साथ डिस्कस करते आए हैं, एग्जैक्टली आपने बहुत सारा काम किया होगा। लेकिन कौन सा बच्चा बेटा परेशान होगा? वो वही होगा जो सिर्फ आंखें नहीं खोलेगा। मतलब जैसे अभी ये मिस्टेक थी, ठीक है, आप में से मेरे ख्याल में कुछ ने नहीं नोट किया होगा, तो जिसने नहीं नोट किया बेटा आप नोट करो, इसकी प्रैक्टिस करो, इस तरह की चीज़ों की बुक ख़रीदो, बुक के ऊपर एमसीक्यूज़ हैं, उनको 1 बाय 1 देखो। वो चीज़ नहीं समझ आती मुझे फ़ोन करो, हम चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं मेरा पुत्र। अच्छा, उसके बाद देखें ज़रा बुक क्या कहती है। कहता है नंबर ऑफ़ कॉलम यूज टू डिस्प्ले द वैल्यूज़ ऑन मॉनिटर कॉल्ड फील्ड्स। ओके, number in the format specified determine the field width. Okay, it specifies the minimum number of column that should be used to print a value. ठीक है, अच्छा, इट इज़ यूज्ड एज ए ऑप्शनल फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, इसको ऑप्शनल फॉर्मेट स्पेसिफायर, अगर आप वैसे भी लिख देंगे ना परसेंटेज तो फिर भी आ जाएगा, लेकिन सम टाइम जब हम पॉइंट के बाद वो वैल्यू ट्रंकेट और राउंड ऑफ और इस तरह की वर्डिंग जब हम यूज़ करते हैं तो उसके अंदर फिर हमें इसकी ज़रा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, वैल्यू जैसे आप लोगों ने पढ़ा ट्रंकेट एंड राउंड ऑफ। राउंड ऑफ में तो जो वैल्यू होती है, लास्ट वैल्यू, वो पहले वाली वैल्यू को बढ़ा के आखिरी वैल्यू रिमूव हो जाती है, और ट्रंकेशंस में क्या होता है, वो वैल्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड ही रिमूव हो जाती है। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास राउंड ऑफ एंड ट्रंकेट। अच्छा, उसके बाद जो हम पढ़ रहे थे, मैं एक चीज़ आप लोग, चलो लास्ट पे डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। उसके बाद आपके पास स्केप सीक्वेंस है बेटा, ये भी ब्यूटी बॉक्स ब्यूटी। ठीक है, ये कोडेड एंड कंट्रोल स्लैश एन, आपको पता है न्यू लाइन, ये मैं कॉल नहीं करूँगा। स्लैश टी फॉर टैब, स्लैश बी फॉर बैक स्पेस करेक्टर वापस आ जाता है, स्लैश ए फॉर सम सॉर्ट ऑफ बीप, और इस तरह के कामों के लिए आप प्रोग्रामिंग में इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और एक इसमें वो कैरेज रिटर्न है। स्लैश एन में क्या होता है जी, आपका जो पूरा का पूरा कर्सर है वो न्यू लाइन पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, स्लैश एन के अंदर आपका, तो आपने कुछ भी चीज़ लिखी, जब आप प्रिंट करेंगे तो एक लाइन, उसके बाद नेक्स्ट लाइन के ऊपर वो चला जाएगा। ठीक है, ये इस तरह की चीज़ों के लिए यूज़ होती है। मैंने कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस करने हैं, वो ये कि अगर मुझे आप 1 सेकंड दें, मैं जल्दी से आपका बोर्ड अरेज करूं। वो पॉइंट्स ये, मुझे ये बताइए कि आपके लिए एमसीक्यूज़ होती हैं, इधर इसको सॉल्व कीजिए। कितने इनपुट फंक्शंस आपकी सी लैंग्वेज के अंदर यूज़ होते हैं? या चलें, मुश्किल नहीं करता, सी लैंग्वेज में तो बहुत कुछ यूज़ होता है। आपकी बुक के अंदर कितने इनपुट फंक्शंस का जिक्र है? बस मुझे आपने इसकी तादाद बतानी है, सोच लें। ओके, चलें, जिन्होंने सोच लिया ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूँ जी, वो ऑलमोस्ट 4 हैं। ठीक है, 4 इनपुट फंक्शंस जो हैं वो हम आपकी प्रोग्रामिंग 4 इनपुट फंक्शंस हम यूज़ करते हैं जनाब इसके अंदर। सबसे पहला मशहूर ज़माना स्कैन एफ, दूसरा गेट सी, ओके, ये वो पुट सी के साथ यूज़ होता है। तीसरा और भी देख लेते हैं जी, गेट सी एच एंड गेट सी एच ई। ये देखें, ये आपके पास आ गया गेट सी एच। ये पूरा लिखें तो मेरे ख्याल में अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि कॉमन मिस्टेक है। नंबर 4 आ गया आप लोगों के पास गेट सी एच ई, ये आप लोगों के पास है। दीज आर द 4, इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए जनाब। ये गेट सी एच एंड गेट सी एच ई फंक्शंस करते क्या हैं, ये मैं इन दोनों का डिफरेंस लिखवा दूँ आप लोगों को। ये आपको पता ही है, ये किसके साथ यूज़ होता है? प्रिंट एफ के साथ। ये किसके साथ यूज़ होता है जी? पुट सी के साथ। और ये दोनों भी प्रिंट एफ के साथ ही यूज़ होते हैं।
गौर कर लीजिए प्लीज़, ज़रा लिख लीजिए, प्रिंट एफ फंक्शन के साथ ही यूज़ होते हैं, ठीक है। ये 3 इसमें से हैं, ये इसके अंदर है। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस हमने पढ़ना है, वो देख लें ज़रा क्या डिफरेंस है जी। गेट सी एच की बात करते हैं, फंक्शन यूज टू टेक द सिंगल कैरेक्टर एज इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, ठीक है, इसकी बात हो रही है। इसका पॉइंट लिखें, ये सिंगल कैरेक्टर लेता है जी यूज़र से प्रिंट करने के लिए, ठीक है, सिंगल कैरेक्टर इनपुट, पहला पॉइंट। और कोई पॉइंट देखें जी हमें मिल जाए इसमें से। द कैरेक्टर टेकन फ्रॉम द कीबोर्ड इज ट्रांसफर टू द डेटा टाइप एंड आफ्टर टाइपिंग द कैरेक्टर देयर इज नो नीड टू प्रेस एंटर की। यस, आप लोगों को कैरेक्टर, जैसे आप लोगों ने यूज़र कहते हैं जी टाइप एनी अल्फ़ाबेट, आपने ए लिखा तो उसके फ़ौरन बाद ही उसका रिज़ल्ट आ जाए जनाब ये वोवल है कि नहीं है, ठीक है। तो आपको नो नीड टू एंटर, नो नीड टू एंटर क्या, एंटर की, या नो नीड टू प्रेस लिख लें, एंटर की। कोई और पॉइंट देख लें सर इसमें से हमें मिल जाए। इट इज़ यूज टू ट्रांसफर कैरेक्टर विद इन प्रेसिंग एंटर की, ठीक है जी। Keyboards and after typing there is no need to press this and the characters type does not appears on the screen। अच्छा, ये डिस्प्ले की बात हो रही है कि जो करेक्टर आपने लिखा है वो नहीं आता, वैसे ये नॉर्मल सी बात है, वो आते सारे ही हैं, ठीक है, आप जो भी अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं उसके अंदर आता ही है। उसके बाद गेट सी एच ई की बात करते हैं जनाब। गेट सी एच ई में क्या जी, दिस फंक्शन गेट सी एच फंक्शन यूज टू टेक अ सिंगल करेक्टर एज इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड taken from the keyboard transferred to the variable after typing the character there is need to press, ठीक है। इसके अंदर बस एक चीज़ देख लीजिए, इसके अंदर जो होता है ना वो ये नो का वर्ड उड़ा दें, देयर इज नीड टू प्रेस, मैं बात कर रहा हूँ गेट सी एच की, ये फ़र्क है इन दोनों में। स्टेटमेंट बिल्कुल सेम लिखी हुई है तो ये गलत है असल में। ये जो आप लोगों के पास है नीड टू प्रेस एंटर की, और ये जो आप लोगों के पास ये है बेटा, इसके अंदर एक तो ये सिंगल करेक्टर लेता है यूज़र से, एंड प्लस आप लोगों को एंटर नहीं करना पड़ता, नो नीड टू प्रेस एंटर की, ठीक है। इसमें नहीं, इसमें नीड टू प्रेस एंटर की है, वो गलती से लिखा गया, ठीक है। तो ये इनके अंदर डिफरेंस है कि दोनों ही इनपुट के फंक्शन हैं, दोनों ही इनपुट वैल्यूज़ और रिजल्ट्स को डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई आप लोगों को। कुछ MCQs हैं जो कि एंटी टेस्ट रेलिवेंट हैं, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ, ठीक है जी। तो फिर इसको वाइंड अप करते हैं। अब जैसे फ़र्स्ट करें, कहते हैं ये आप लोगों ने अगर एक MCQs है आप लोगों के सामने रखते हैं, अगर आप लोगों ने मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो आपने स्पेसिफाई किए हैं, तो अगर आप लोग उनको एग्जीक्यूट करते हैं मिनिमम को, मतलब आपने 6 आर्ग्यूमेंट्स लिखे हैं लेकिन 3 को यूज़ करते हैं, तो इससे क्या होगा बताइए, उसका रिज़ल्ट आएगा? उसका रिज़ल्ट नहीं आएगा। जितने नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स आप लोगों ने डिस्प्ले किए हैं और अगर आपने उनमें से कुछ यूज़ नहीं किए तो वो जो बाकी एक्स्ट्रा हैं वो इग्नोर हो जाते हैं, ठीक है, वो उसके रिज़ल्ट्स के अंदर नहीं आते। अब उसके बाद मैं आप लोगों के सामने एक रखता हूँ जी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। वो कहता है जी फ़र्ज़ करें आप लोगों के पास ये एक फॉर्मेट %07D कौन सा है, इंटीजर, एग्जैक्टली, ठीक है। ये आ गया तो यहाँ नंबर आ गया जी आप लोगों के पास 1212। मुझे बताइए इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या बनेगा? इसके अंदर ना मैं आपको चीज़ें बता दूं, ये तो आ गया वही %, ये जो ज़ीरो है ना इसको फ्लैग कहते हैं बच्चों, अगर आ जाए कभी तो। फ्लैग करता क्या है? फ्लैग असल में, अब आप लोगों को ये तो पता है कि ये 7D लिखा है तो ये कुछ इस तरह रिजल्ट आएगा, मैं आपको बताऊँ, ये बॉक्स 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 कितने हो गए, उसके बाद ये रिजल्ट आ जाएगा 1 2 1 2, ये 4 ये 3 7 हो गए, ठीक है सर, ये तो ओके है। तो ये जो फ्लैग हम यूज़ करते हैं ना, ज़ीरो वाला फ्लैग, ये प्रोग्रामिंग में हम ये यूज़ तब करते हैं जब हम चाह रहे होंगे ये वर्ड भी उसके अंदर आ जाए। मतलब लेट्स सपोज अगर आप इसे यहाँ 1 लिख देंगे ना तो 111 प्रिंट हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू दी फ्लैग इसका रिजल्ट ये नहीं आना, इसका रिजल्ट क्या आना है? इसका रिजल्ट आना है 0 0 0 1 2 1 2, ठीक है। तो इसको हम इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो कोई एक्स्ट्रा करैक्टर जो, ठीक है। अगर हम नॉर्मल प्रोग्रामिंग की बात करें तो ये बॉक्स खाली आएंगे, जैसे कि MCQs आते भी हैं एंट्री टेस्ट में, मैंने आपके पेपर्स में भी कुछ डाले। लेकिन अगर आप फ्लैग यूज़ करते हैं तो फ्लैग, इसके अंदर भी 3 पोर्शन है, वही है जी %, ये फ्लैग और आगे ये वही विड्थ, ठीक है, जो आप लोगों ने स्पेसिफाई की है। अच्छा, उसके बाद जी ज़ीरो जो फ्लैग है वो वैल्यूज़ प्रिंट करेगा। और देख लें जी इसमें कोई आर्ग्यूमेंट्स, कोई MCQs जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। मिनिमम नंबर ऑफ़ करेक्टर्स प्रिंट आफ्टर बीइंग
बाय द ज़ीरो वो कितने होंगे जी, ठीक है। जो भी रिज़ल्ट्स आप लोगों के पास आते हैं वो मिनिमम वही होंगे जो आप लोगों ने यहाँ लिखे हैं, ठीक है। ये 7 लिखे हैं तो ये 7 पूरे के पूरे 7 ही आएंगे, और ये जितने डिजिट हैं वो वैसे आएंगे, फिर उसके बाद वो 0 0 आ जाएगा। ये भी है MCQs के लिए। आप बताइए मिनिमम कितने, तो मिनिमम विड्थ उतनी रहती है, वो चेंज नहीं होती। ओके, और देखिए जी इसमें MCQs वैल्यू ऑफ द करस्पॉन्डेंस। अच्छा, उसके बाद ये जो प्रोसीजंस वाला इसके अंदर एक MCQs आता है, कई दफ़ा आया हुआ है प्रोसीजंस वाला, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ अगर, ताकि अगर आ जाए दोबारा तो परेशान ना हो आप लोग। बाकी प्रिंट एफ स्कैन एफ में आपको पता है मल्टीपल वेरिएबल्स आप प्रिंट करवा सकते हैं, यूज़र से ले सकते हैं। ये वही बातें हैं जो ऑलरेडी हमने कई दफ़ा पढ़ी, ठीक है। अगर कहते हैं जी कौन सी एरर आती है अगर आप एड्रेस ऑपरेटर जो होता है वेरिएबल्स का इन प्रिंट एफ स्टेटमेंट्स अगर आप उसको यूज़ करते हैं, तो ये इससे कौन सा एरर आएगा। इसे बच्चे स्ट्रेट फॉरवर्ड पता कहते हैं, ये सिंटैक्स एरर आएगा सर, क्योंकि वो सिंटैक्स की गलती नहीं, ये वाहिद ऑपरेटर है। इसको अगर आप स्कैन एफ की बजाय प्रिंट एफ में यूज़ करें तो इसकी वजह से रन टाइम एरर आता है, ठीक है। कंपाइल, क्योंकि जब भी आप कोई सिस्टम को फोर्स करते हैं कोई ऐसा ऑपरेशन करने के लिए, तो वहाँ से जो एरर आता है ना उसको फिर हम कहते हैं कि वो रन टाइम है। ये क्योंकि एक इलीगल सा ऑपरेशन है, तो इसको प्रिंट करने के लिए आप लोगों को वो रन टाइम आएगा जी। अच्छा, उसके बाद जी आप लोगों के पास आ गया रिज़ल्ट्स, और रिज़ल्ट्स आप लोगों के पास क्लियर हो गए, ठीक है। ये चैप्टर नंबर आपका इनपुट एंड आउटपुट वाला क्लियर हो गया। होप सो आप लोगों ने इसके अंदर आपकी कोई लर्निंग हुई होगी, आपने कुछ नई बातें सीखी होंगी। बस इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बुक से देखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मुलाकात होती है फिर। अल्लाह हाफिज़।